देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। है मैम। अच्छा, तो देखो हम लोग लास्ट क्लास में जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे। और इसका समरी जो है ये था कि हम लोग जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको रेदर देन डिपार्टमेंट हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज एज पर एक्टिविटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के एक्टिविटी के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ना कि सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज। तो यही है चैप्टर का मेन कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब उस पे देखो हम लोगों ने एक तो मैंने अपना तरफ से एग्जांपल करवाया था और एक मैंने इलास्ट्रेशन 1 करवा दिया था। क्वेश्चन काफी आसान होता है लेकिन क्वेश्चन का लेंथ जो है काफी ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डिटेल्स होता है ना एक्टिविटी वगैरह, तो क्वेश्चन का लेंथ ज्यादा होता है। तो लेंथ देख के मत घबराओ, लेकिन ये क्वेश्चन आसान होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इसमें बोला है एमएसटी लिमिटेड हैज, एक सेकेंड मैनेज ओपन बुक। देखो बोला है एमएसटी लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर इट्स टू एक्टिविटी। अच्छा, तो एमएसटी लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके दो एक्टिविटीज होते हैं। इट कैलकुलेट्स एक्टिविटी कॉस्ट रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। ये हमें पता है। हम लोग को अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कुछ भी करना है तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोगों का प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है और सेकेंडरी यानी कि सर्विस एक्टिविटी क्या है। और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर क्या है। ठीक है, तो ये देखो पावर, पावर एक एक्टिविटी है। मतलब पावर जो है ये किलो वाट आवर्स में कैलकुलेट होता है। कैपेसिटी है 50,000 किलो वाट आवर्स और कॉस्ट है 2 लाख। मतलब पावर जो कंजम्पशन होता है एक्टिविटी, मतलब पावर का एक्टिविटी जो होता है, क्यों होता होगा, मशीन चलता होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो पावर का मतलब ही होता है, पावर कभी घर पे यूज नहीं होता है। मतलब एक होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है हम लोगों का कॉमर्शियल। ठीक है, कॉमर्शियल मतलब फैक्ट्री वगैरह में तो उसका जो पावर होता है ना वो अलग होता है, उसे पावर बोला जाता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोला जाता है। वैसे बोल सकते हो लेकिन जो मतलब सही बात है वो हम बोल रहे हैं कि पावर का मतलब, हम लोग बोलते हैं पावर कट हो गया। ठीक है, पावर, तो पावर का मतलब क्या, एक जो है मतलब जिससे हमारा मतलब बिजली यहाँ पर। ठीक है, तो पावर जो है यहाँ पर बोल रहा है, पावर का मतलब मशीन से ही रिलेटेड बात है। पावर को यहाँ पर मेजरमेंट किया जा रहा है किलो वाट आवर पे। देखो घर पे कभी भी किलो वाट पे नहीं होता है क्योंकि इतना पावर हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, पंखा और बत्ती ये सब यूज करने के लिए, ये मशीन्स के लिए चाहिए होता है। 50,000 किलो वाट आवर्स जो है कैपेसिटी है और कॉस्ट है 2 लाख। अगर 50,000 किलो वाट आवर्स कैपेसिटी यूटिलाइज होता है पावर का तो कॉस्ट लग जाता है 2 लाख रुपीज। उसके बाद यहाँ पर बोला है देखो क्वालिटी इंस्पेक्शन, मतलब जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसका इंस्पेक्शन होता है। तो उसके लिए देखो क्या कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। अब कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या था, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब था कि जिस वजह से हमारा कॉस्ट कम या ज्यादा हो सकता है। तो जितने किलोवाट आवर्स हम लोग कंजम्पशन करेंगे हम लोग का पावर का बिल उतना ज्यादा आएगा, और जितना कम करेंगे उतना कम आएगा। जितने इंस्पेक्शन होंगे, जितने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन होंगे उतना हम लोगों का क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट बढ़ेगा या फिर उतना से हम लोग का कम हो जाएगा। कैपेसिटी क्या है, 10,000 इंस्पेक्शन। तो टोटल कैपेसिटी है 10,000 इंस्पेक्शन किया जा सकता है जिसपे कॉस्ट लग जाएगा 3 लाख। मतलब ये एमएसटी लिमिटेड का दो एक्टिविटी बताया है कि पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन, जिसका यहाँ पर कैपेसिटी भी बता दिया कि कितने पावर कंजम्पशन होते हैं और कितने इंस्पेक्शन हो सकते हैं और उससे कितना कॉस्ट लग सकता है। आगे देखते हैं। द कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट एमएसटी। अब कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है एम एस और टी। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च द फॉलोइंग कंजम्पशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर वाज रिपोर्टेड। बोल रहा है कि एमएसटी
ये 3 तरीके का प्रोडक्ट कंपनी बनाती है और उसका डिटेल्स दिया हुआ है। देखो यहाँ पर नीचे क्या डिटेल्स दिया हुआ है। एम जो प्रोडक्ट है वो अगर पावर कंजम्पशन कर रहा है 10,000 किलोवाट आवर्स और क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है 3,500 नंबर, ठीक है, ये नंबर हो गया। बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट एम है ये प्रोड्यूस करने के लिए इतने पावर कंज्यूम होंगे और इतने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन करने पड़ेंगे। फॉर प्रोडक्ट एक्स एस इतने किलोवाट आवर पावर कंजम्पशन होंगे, इतने सारे इंस्पेक्शन होंगे। टी के लिए भी सेम कंसेप्ट, पावर कंजम्पशन और ये हो गया क्वालिटी इंस्पेक्शन। ये रियलिटी में इतना होगा। ये रियलिटी में है, ये क्यों बताया मैंने, देखो बोला ये 31 मार्च का डेटा है कि ऐसा हुआ है। और ये क्या है, ये ओवरऑल कैपेसिटी बता रहा है कि कितना कैपेसिटी है पावर और क्वालिटी इंस्पेक्शन का। करने क्या बोला है, कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी के लिए हर एक प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट एलोकेट होगा। और कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। डिस्कस द फैक्टर द मैनेजमेंट कंसीडर इन चूजिंग ए कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट। हम लोग पहले क्वेश्चन 1 को अच्छे से पढ़ते फिर 2 और 3 करेंगे। क्वेश्चन 1 में बोला है हम लोग को कॉस्ट एलोकेट करना है हर एक प्रोडक्ट पे, मतलब एम का हमें चेक करना है कि एम में जो है पावर का कितना खर्चा आएगा और क्वालिटी इंस्पेक्शन का कितना आएगा। एस प्रोडक्ट में पावर का कितना खर्चा आएगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन का कितना आएगा। टी प्रोडक्ट में पावर का और क्वालिटी इंस्पेक्शन का। यही करने बोला है, पढ़ के देख लो। बोल रहा है कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेशन टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इलस्ट्रेशन 2। स्टेटमेंट ऑफ cost allocation to each product from each activity। अच्छा, तो यहां पर लिखते हैं सबसे पहले दो एक्टिविटी है, दो एक्टिविटी का कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट हैं, एम एन टी, एम एन टी, और यहाँ पर हम एक टोटल का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ ये सभी आंसर रुपीज में आएगा क्योंकि हमें कॉस्ट को एलोकेट करना है। अच्छा, तो सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो दे रखा है पावर, ठीक है, और नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो दिया है क्वालिटी इंस्पेक्शन। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, हमें क्या निकालना पड़ता है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो पहले वो निकालेंगे तब जाके यहाँ पर हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जगह रख दिया, ये मेन सोल्यूशन होगा। अब हम लोग बनाते हैं एक वर्किंग नोट। ठीक है, तो वर्किंग नोट, इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। तो हम वर्किंग नोट ना इसके नीचे ही बना रहे। तुम लोग जब एग्जाम में प्रेजेंटेशन करोगे तो एंड में ही बनाओ। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन है ना, तो एंड में बना सकते हो वर्किंग नोट। हम पहले पहले क्वेश्चन के नीचे पहला वर्किंग नोट बना रहे यहाँ पर। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। अच्छा, पहला है पावर। तो कैसे निकालेंगे, टोटल पावर का कितना खर्चा हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है ना, बजटेड कैपेसिटी के हिसाब से 50,000 किलोवाट आवर अगर पावर कंज्यूम होता है तो 2 लाख का कॉस्ट आता है। तो 2 लाख टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 50,000 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। क्यों ये कॉस्ट ड्राइवर हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बता ही दिया है ना। देखो ये एक्टिविटी है, अब पावर का बिल ज्यादा या कम डिपेंड करता है उसके कंजम्पशन पे। कंजम्पशन को डिनोट किया गया है जो यूनिट से, उसका नाम है किलोवाट आवर। ठीक है, तो किलोवाट आवर ही हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा। देखो लास्ट दिन मैंने कॉस्ट ड्राइवर जो है एक बार हम रिलेट करवा देते हैं। देखो मैंने लिखवाया था कि कॉस्ट ड्राइवर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, दूसरे वाले इसमें चला गया, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग कॉपी में देख सकते हो।
यहाँ पर होता है टोटल कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय हो जाता है यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर, तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकल के आ जाता है। तो ये हो गया रुपीज यहाँ पर 4 पर किलोवाट आवर, ठीक है, रुपीज 4 पर किलोवाट आवर हो गया। और दूसरा जो हम लोग का एक्टिविटी है वो है क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्वालिटी इंस्पेक्शन एक्टिविटी है, यहाँ पर आ जाएगा टोटल कॉस्ट पुल, मतलब क्वालिटी इंस्पेक्शन का टोटल कॉस्ट ये रहा 3 लाख रुपीज। और नंबर ऑफ, मतलब जो कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का क्वांटिटी मतलब नंबर जितना ज्यादा होगा एक्सपेंसेस उतना ज्यादा हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर। ये हो गया नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो ये डिवाइड करने से आता है ₹30 पर इंस्पेक्शन, ₹30 पर इंस्पेक्शन। ये कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करके देना है कि एम एन और टी ये तीनों प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करके देना है, मतलब किस हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से, ठीक है। तो एम प्रोडक्ट में 10,000 किलोवाट आवर का यूज होता है। एम प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना पावर का कंजम्पशन होता है वो है 10,000 किलोवाट। तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे 10,000 किलोवाट इंटू, यहाँ पर हो जाएगा, देखो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कितना है 4, तो यहाँ पर इंटू करेंगे 4 एट द रेट ऑफ 4, तो ये आंसर आ जाएगा 40,000। बस यही निकालने के लिए बोला है कि एम प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग का कितना कॉस्ट इनकर्ड होगा। देखो ना क्या बोला है, कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। तो हर एक एक्टिविटी का हम लोगों ने पर रेट पर यूनिट बेसिस पे निकाल लिया, कहीं पर यूनिट किलोवाट है, कहीं पर यूनिट इंस्पेक्शन है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। अब जैसा एक्टिविटी होगा वैसा यूनिट होगा, जैसे कोई चीज किलो में मेजर होता है, कोई चीज लीटर में मेजर होता है, कोई चीज सेंटीमीटर में होता है, वो तो डिपेंड करता है ना। जैसे अभी अगर हम लोग, जैसे ऑयल का मेजरमेंट होता है, ठीक है, उसका अपना मेजरमेंट होता है, पानी का अपना मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग का अगर हम लोग वेट मेजर करेंगे तो वो कैसे होगा, वो किलो में होगा, ठीक है, वो तो लीटर में होगा नहीं। तो वैसे ही पावर का कंजम्पशन किलोवाट में होगा। अच्छा, अब एन का देखो 20,000 किलोवाट आवर्स का पावर कंजम्पशन है, इंटू 4, 80,000, ये सब रुपीज में आ रहा है। और टी प्रोडक्ट का पावर कंजम्पशन है 15,000 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 60,000। टोटल हो गया 60 और 40 1 लाख, 1,80,000। क्वालिटी इंस्पेक्शन देखते हैं यहाँ कितने क्वालिटी इंस्पेक्शन होंगे। नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन 3,500। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, कोई आया है। ठीक है, देखो। अच्छा, क्वालिटी इंस्पेक्शन का जो कॉस्ट है वो है हम लोग का 30 करके, तो इंटू 30, तो 30 मल्टीप्लाई करने से देखते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पर कैलकुलेटर पे देखते हैं। 3,500 इंटू 30, तो ये आंसर आ जाएगा 1,05,000। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं क्वालिटी इंस्पेक्शन कितना है, 2,500, 2,500 इंटू 30, 2,500 इंटू 30, तो ये हो गया 75,000। और ये वाला हो जाएगा 3,000 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 90,000। तो 75 प्लस 90,000 प्लस 1,05,000, तो 2,70,000 टोटल में, ठीक है। अच्छा, अब
ये पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन में हमें यही बोला था कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से हर एक प्रोडक्ट पे कितना कॉस्ट इनकर्ड होगा वो बताओ। तो देखो हम लोगों ने वही बताया कि हर एक प्रोडक्ट पे MNT 3 इंडिविजुअल प्रोडक्ट था, 3 इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे कितना करके कॉस्ट का कैलकुलेशन, मतलब कॉस्ट कौन सा कॉस्ट, एक्टिविटी के हिसाब से। ठीक है, एक्टिविटी 2 था, पावर क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्वेश्चन में बता देगा, मैंने लास्ट दिन भी बोला था, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका क्या एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से कॉस्ट कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी का जितना अनयूज्ड कैपेसिटी है उसका मतलब कॉस्ट बताओ। जैसे अनयूज्ड मतलब देखो समझो, जैसे देखो 50,000 किलोवाट आवर्स टोटल कैपेसिटी है पावर का, लेकिन यूज कितना हुआ है यहाँ टोटल करने से पता चलेगा। देखो यूज कितना हुआ है, तो 20 + 10 30 और ये 45,000। ठीक है, तो इसका मतलब 45,000 किलोवाट आवर यूज्ड हुआ है। ठीक है, जबकि अवेलेबिलिटी था 50,000 किलोवाट आवर का, इतना कैपेसिटी था, इतना यूटिलाइज्ड हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी, ये इसको बोल सकते हैं यूटिलाइज्ड। तो अनयूज्ड कितना हुआ, ये दोनों का डिफरेंस। 50,000 टोटल कैपेसिटी था पावर का, जिसमें से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में ओनली 45,000 यूज हुआ है, तो अनयूज्ड हो गया 5,000। ठीक है, अनयूज्ड कैपेसिटी का हमें कॉस्ट निकालना है, तो कि जो पावर कंजम्पशन है उसका कॉस्ट कितना करके है, 4 रुपीज करके, तो इंटू 4 कर लो, देखो आ जाएगा 20,000। यही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन बोला है यहाँ पर, ये देखो, कैलकुलेट कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ unused capacity for each activity। पावर और इंस्पेक्शन, तो कैसे आंसर निकालेंगे, 50,000 कैपेसिटी माइनस, मतलब कैसे निकलेगा, कैपेसिटी माइनस यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी माइनस यूटिलाइज्ड इनटू कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ये करने से कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, माइनस हो जाएगा 10 20 15, तो ये ऐसे कर लो 10 20 15 इंटू 4, तो यहाँ पर आंसर आ जा रहा है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया अभी अभी 20,000। ठीक है, 20,000। अच्छा, और एक तरीका भी है कैलकुलेट करने का, देखो जब टोटल कैपेसिटी यूटिलाइज्ड होता है तो कॉस्ट इनकट होता है 2 लाख, और जितना यूटिलाइज्ड हुआ उस पे कितना कॉस्ट इनकट हुआ है, ये देखो उस पे कॉस्ट इनकट हुआ है 1,80,000, है ना। जितना कैपेसिटी यूटिलाइज्ड हुआ है उस पे कॉस्ट इनकट हुआ है 1,80,000, और जब फुल कैपेसिटी यूटिलाइज होगा तो कॉस्ट इनकट होगा 2 लाख। तो हम लोग 2 लाख और 1,80,000 का डिफरेंस भी निकालेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे भी हो जाएगा, या फिर हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, और एक तरीके से भी हो जाएगा, तुम लोग को जो ठीक लगे कर सकते हो। टोटल कैपेसिटी यूटिलाइज जो है, मतलब कैपेसिटी जो है उसके हिसाब से कॉस्ट है 2 लाख, और यूटिलाइजेशन जो है उसके हिसाब से कॉस्ट आया था 1,80,000। दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा, अलग तो आएगा नहीं। इंस्पेक्शन, अब नेक्स्ट हम लोग इंस्पेक्शन का कैलकुलेट करते हैं, तो इंस्पेक्शन का भी सेम तरीके से निकल जाएगा। 3 लाख जो है टोटल होता है जब फुल कैपेसिटी यूटिलाइज्ड होता है, और अगर हम लोगों ने किया है 2,70,000, मतलब 30,000 आना चाहिए। ठीक है, 30,000 आंसर आना चाहिए, देख लेते हैं। ये देखो, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों तरीके से करवाया ना, तो दोनों ही बता देते हैं। तो यहाँ पर देखो 10,000 इंस्पेक्शन का कैपेसिटी है, और नंबर ऑफ इंस्पेक्शन परफॉर्म हुआ है 3,000 2,000 5 5 और 3 8 8, और यहाँ पर हो गया 9,000 हो रहा है, 9,000 हुआ है। और रेट है कैपेसिटी का आया था 3 आया था शायद, 30 आया था, अच्छा 30, तो ये 30,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और एक ऑप्शन भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे टोटल का डिफरेंसेस, यानी 3 लाख माइनस 3 लाख माइनस, और ये हो जाएगा हम लोग का 2,70,000, 2,70,000
70,000 हो गया, 30,000, 20 और 30, अब टोटल कर लेते हैं 50,000। ठीक है, टोटल कर लिया 50,000। इसका आंसर लिख लेते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। जितना कैपेसिटी हम लोगों ने यूज नहीं किया उसका कॉस्ट कितना है, मतलब इसको हमें रुपीज में बताना था तो रुपीज में बता दिया। ठीक है, जितना यूज नहीं हुआ उसका कॉस्ट हो गया है रुपीज, टोटल 50,000। ठीक है, अच्छा आज साउंड तुम लोग का जब एंटर कर रहे हो नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कोई आउट हो जा रहा है बोलते इना। ठीक है, अच्छा फिर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं इसमें क्या बोला है। पॉइंट नंबर 3 में बोला है, discuss the factors the management consider in choosing a capacity level to compute the budgeted fixed overhead cost rate। बोल रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स को किसी एक मैनेजमेंट को कंसीडर करना चाहिए जब वो कैपेसिटी लेवल को चूज करता है, ताकि वो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट कैलकुलेट कर सके। तो देखो ये मतलब नॉर्मल थियोरिटिकली पूछा है, तो क्या क्या कंसीडर करना चाहिए। तो पहला, इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट। देखो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन में बोला क्या है कि जब फैक्टर्स को चूज करता है मैनेजमेंट, जैसे यहाँ पर दो फैक्टर्स चूज किए गए, एक पावर और एक नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। बोल रहा है ये जो चूज हो रहा है मैनेजमेंट की तरफ से कि ये हमारा जो है एक्टिविटी है। ठीक है, आप बोल रहा है कि जब इस एक्टिविटी के अगेंस्ट में हम लोग कैपेसिटी लेवल चूज करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कैपेसिटी लेवल चूज किया 50,000, 10,000, तो क्या क्या चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग जो कैपेसिटी लेवल फिक्स कर रहे हैं उस पे, वो फिक्स करने पे हमारे प्रोडक्ट पे उसका क्या कॉस्टिंग का इफेक्ट आएगा, और कैपेसिटी मैनेजमेंट हम लोग किस तरीके से कर पाएंगे, उसी बेसिस पे हमें कैपेसिटी जो है देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैपेसिटी मैनेजमेंट करने भी तो आना चाहिए ना। अगर तुम लोग सोचोगे कि एक दिन में 10 चैप्टर कर लोगे, ऐसा थोड़ी होगा, तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से हमें करना चाहिए। ठीक है, एक तो ह्यूमन बीइंग का कैपेसिटी होता है और उसके बाद अपना अपना कैपेसिटी भी होता है कि हम किस चीज पे स्ट्रांग है, कौन सा कौन सा सब्जेक्ट हम दो चैप्टर एक साथ कर सकते, किसमें मुझे एक चैप्टर में ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो यहाँ पर भी वही बोल रहा है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, प्रोडक्ट के कॉस्टिंग के हिसाब से वेरी होना चाहिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और हम लोग कितना कैपेसिटी मैनेज कर पाते हैं, दोनों बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे, इफेक्ट ऑन प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, हमें ये भी देखना चाहिए कि हम लोगों ने जो कैपेसिटी यूटिलाइज, जो कैपेसिटी डिसाइड किया है उससे हमारे प्राइसिंग में क्या इफेक्ट आएगा। जैसे देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने रेट निकाला है वो तो कैपेसिटी जितना था उसका कॉस्ट, और जितना कैपेसिटी यूनिट बेसिस पे था उसी बेसिस पे हम लोगों ने रेट निकाला, वही प्रोडक्ट में ऐड किया। ठीक है, तो ये चीज अगर हम लोग गलत चूज करते हैं, अगर हम लोग कैपेसिटी ही गलत चूज करेंगे तो रेट अगर सही नहीं आएगा तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग या तो लो प्राइस हो जाएगा या तो हाई प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट प्राइसिंग भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है जो कैपेसिटी हम लोगों ने यूटिलाइज्ड किया है। दूसरा लिखेंगे, इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। हमें ये भी देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस जो हम लोगों ने यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कितना बेटर हो रहा है, जो कैपेसिटी हम लोगों ने जो है डिसाइड किया है कि कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रखेंगे, तो परफॉर्मेंस पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग कैपेसिटी को चूज करेंगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उस पे क्या इफेक्ट आएगा वो भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये सारे चीजों पे इम्पैक्ट डालेगा कि कैपेसिटी लेवल हम लोग क्या चूज कर रहे हैं, वो हमारे
प्रोडक्ट के कॉस्ट को इफेक्ट करता है, कैपेसिटी मैनेजमेंट को इफेक्ट करता है, प्रोडक्ट के प्राइस को इफेक्ट करता है, परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। देखो ये सब एक ही पॉइंट है, ये लिखने का तरीका है। क्योंकि देखो प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है, कॉस्ट अगर सही नहीं होगा, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके ही तो हम लोग सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। अगर कॉस्ट सही नहीं होगा तो प्राइसिंग भी सही नहीं होगा, सेलिंग प्राइस भी सही नहीं आएगा। और अगर ये चीज सही नहीं बना तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा बिकेगा नहीं। और अगर हम लोग का ये सारे चीज गलत हुए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी अच्छा खासा इफेक्ट आएगा, हो सकता है कि लॉस हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रॉस लॉस दिख रहा है, नेट लॉस दिख रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वही चीज रिलेटेड बातें हैं, बट ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। हमें ये कैपेसिटी को रेगुलेट भी करते रहना चाहिए, मतलब रिजिड नहीं हो जाना चाहिए। बस इसी, ये जो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 50,000 और यहाँ पर 10,000 नंबर ऑफ इंस्पेक्शन इसी पे फिक्स्ड हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। हमें उसे रेगुलेट भी करते जाना चाहिए। जैसे मान लो किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, तो क्या वो, जैसे मान लो नॉर्मली अगर देखोगे तो आज के डेट पे ये प्रेशर वगैरह, शुगर वगैरह, ये सब लोगों को होता जाता है। तो ऐसा नहीं होता है नॉर्मली कि प्रेशर का दवाई जो है कि जैसा हम लोग लेते जाए, ठीक है, वो हमें रेगुलेट करना पड़ता है, ठीक है, रेगुलेट करना पड़ता है कि अभी हमारा प्रेशर जो है कम है, ज्यादा है, उस हिसाब से हमें जो है मैनेज करके मेडिसिन लेना पड़ता है। जस्ट लाइक ऐसे हम लोगों ने एक जो है कैपेसिटी फिक्स्ड कर दिया, वही रहेगा ऐसा बात नहीं है। हमें उसे रेगुलेट भी करते रहना चाहिए कि मेरा कैपेसिटी जो मैंने फिक्स्ड किया था, क्या उसे मुझे चेंज करना जरूरी है कि नहीं। और लास्ट पॉइंट लिख देते हैं, डिफिकल्टीज इन फोरकास्टिंग, ठीक है। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन, है ना, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है ना कि आज जो है मतलब पानी होगा कि नहीं, आज कितना गर्म रहेगा, ठीक है। तो ये जो सब डिसाइड होता है, दैट इज फोरकास्टिंग, पहले से बताना। तो वही बोल रहा है कि अगर हमें फोरकास्ट करने में डिफिकल्टीज आ रहा है तो हमें देखना चाहिए कि हम लोगों ने जो कैपेसिटी डिसाइड किया था कितने हद तक वो सही है, ठीक है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। तो वही पूछा है, डिस्कस द फैक्टर्स द मैनेजमेंट कंसीडर्स इन चूजिंग ए कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट रेट, ठीक है, ये वाला। तो ये जितने सारे पॉइंट तुम लोग याद रख सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में पूछेगा तो ये सब पॉइंट ही एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर कैपेसिटी लेवल फिक्स्ड करने के बारे में फैक्टर्स को कंसीडर, क्या क्या फैक्टर्स होगा, तो कोई भी क्वेश्चन में पूछे सेम आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इलास्ट्रेशन 3, इसमें क्या बोला है। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ मशीन इक्विपमेंट वाई एंड जेड। एबीसी लिमिटेड जो है वो दो तरीके का मशीन इक्विपमेंट बनाता है, वाई एंड जेड, एंड अप्लाइज और एब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। और जो ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उसको कैसे प्रोडक्ट में चार्ज करता है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे, मतलब टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर करने से जो रेट निकल के आएगा, रेट क्या आएगा, रुपीज जितना भी आएगा पर लेबर आवर, इस बेसिस पे निकल के आएगा। बोल रहा है डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे एब्जॉर्ब करवाता है। द बजटेड ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आवर फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर आर, ये देखो बता ही दिया है, बजटेड ओवरहेड टोटल यानी क्या होता है, बजटेड टोटल ओवरहेड, तो ये हो गया 12,42,500, और जो डायरेक्ट लेबर आवर है वो है 20,000 आवर। ये डिवाइड करने से हमें रेट पता चल जाएगा। द इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज प्रोडक्ट इज एज फॉलोज, बोल रहा है ये फॉलो होता है। और जो प्रोडक्ट वाई जेड है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम 2,500 यूनिट, 3,125 यूनिट, मतलब इतना इतना यूनिट प्रोडक्शन हो सकता है, बजटेड है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगेगा इतने पर यूनिट, इतने पर यूनिट। अच्छा, लेबर का देख लेते हैं, लेबर के बारे में क्या बताया है। लेबर बोल रहा है वाई प्रोडक्ट के लिए 3 आवर्स 150 पर आवर बेसिस पे, और जेड प्रोडक्ट के लिए 4 आवर्स एट द रेट ऑफ 150 पर आवर बेसिस पे। और इसका कॉस्ट कैलकुलेट करके दे दिया, ये देखो 150 इंटू 3 कर लो, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, और 4 इंटू 150 कर लो, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहे हैं, एबीसी लिमिटेड ओवरहेड ऑफ 12,42,500, जिसको ऊपर भी बोला गया था, कैन बी आइडेंटिफाइड विद द मेजर एक्टिविटीज। बोल रहा है कि इन्होंने ये जो बजटेड ओवरहेड बोला है ना, ये कितने सारे खर्चे को मिला के आया, क्योंकि ये तो टोटल बता रहा है, ठीक है, जो कि ओवरहेड कॉस्टिंग में होता है। लेकिन इस खर्चे को इन्होंने डिसाइड किया है, देखो इन्होंने आइडेंटिफाई किया है कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट इतना, मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट इतना, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन इतना,
ये सब टोटल करो, देखो यही वाला वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, ये देखो 2,10,000 प्लस 8,75,000 प्लस 1,57,500, देखो टोटल आ गया 12,42,500। मतलब क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये जो 12,42,500 का टोटल एक्सपेंसेस है, ये कौन कौन से एक्टिविटी से ये एक्सपेंस बना है। बोल रहा है कि टोटल देखो तो ये है, लेकिन अगर एक्टिविटी वाइज देखो तो ये खर्चे किन चीजों का, किन एक्टिविटीज के टोटल है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, ये क्या है, ये मेजर एक्टिविटीज है। तो हमें एक्टिविटी मिल रहा है, हमें तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करना है। अब एक्टिविटी मिल गया, अब ढूंढना है इसका कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, अब देखते हैं। दीज एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय, ये देखो कॉस्ट ड्राइवर का नाम बोल रहा है, बाय नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस, मतलब ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर। नॉर्मल सा बात है, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर जितना ज्यादा होगा ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट उतना बढ़ेगा, जितना कम होगा कम हो जाएगा। मशीन आवर्स वर्क, जितने टाइम मशीन चलेंगे मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ेगा, जितना कम टाइम मशीन चलेगा मशीन प्रोसेसिंग कॉस्ट कम होता जाएगा। इंस्पेक्शन का आवर्स, इंस्पेक्शन जितने टाइम लगेंगे करने में उतना कॉस्ट बढ़ेगा, जितना कम टाइम लगेगा उतना कम हो जाएगा। हो गया कॉस्ट ड्राइवर, बता भी दिया है क्वेश्चन में, मैंने तो कंसेप्ट के लिए तुम लोग को समझाया था, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है एक्टिविटी क्या है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है। द डेटा रेलिवेंट टू दिस एक्टिविटीज एज फॉलोज, बोल रहा है ये सारे एक्टिविटीज से रिलेटेड डेटा दे दिया है वाई और जेड प्रोडक्ट के लिए। तो वाई प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्रोसेस्ड होता है इतना सारा, मशीन आवर इतने टाइम लगता है, इंस्पेक्शन आवर इतना होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्या बोला है, एक सेकेंड। ज्वाइन होते পারছে না। अच्छा, अच्छा ठीक है, मेरा मुझे लग रहा है ना मेरा साउंड में शायद आज कोई रीजन से इशू हो रहा है, तुम लोग जैसे एंटर कर रहे हो ना तो मुझे आवाज नहीं आ रहा है। একটা কাজ করবে তো, যখন আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপ করলে আমি দেখে নেবো, ঠিক আছে? হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে, নাহলে অন্য কেউ আমাকে বলে দিও স্ক্রিনে যদি দেখতে পাও, ঠিক আছে? আমি না বুঝতে পারছি না যে আজকে জানি না কেন সাউন্ডটা আসছে না, আমার আমি খেয়াল করতে পারছি না। আমাকে অন্য কেউ বলে দিও স্ক্রিনে, কেউ যদি এন্টার করতে চাইছো বেরিয়ে যাচ্ছো যে ম্যাম এন্টার করতে চাইছে বলে, আমি না দেখতে পাচ্ছি, মানে আওয়াজটা আসছে না আমার क्लियर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ऑर्डर प्रोसेस्ड इतना इतना, मशीन आवर्स वर्क इतना इतना, ये आवर्स में डेटा है, ये नंबर्स में डेटा है, ठीक है? ये भी आवर्स में डेटा है। ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में इंडिविजुअली उनके एक्टिविटीज को बता दिया गया है, रिगार्डिंग ऑर्डर प्रोसेस, रिगार्डिंग मशीन आवर्स वर्क, रिगार्डिंग इंस्पेक्शन आवर्स। अब क्या क्या करने के लिए बोला है, यहाँ भी 3 पॉइंट दिया है। बोल रहा है एज्यूमिंग यूज ऑफ डायरेक्ट आवर्स टू एब्जॉर्ब और अप्लाई ओवरहेड टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब जो पहला इन्होंने बताया ना, ये देखो ये नॉर्मली कैसे करते हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया था, देखो पढ़ के देखो। बोल रहा है एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ मशीन इक्विपमेंट एंड एब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। इसी बात को यहाँ पर बोला है एज्यूमिंग यूज ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स टू एब्जॉर्ब और अप्लाई ओवरहेड, जितने भी ओवरहेड के एक्सपेंसेस है उसे अगर हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर पे एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं तो क्या करना है, कंप्यूट करके दिखाओ यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब वाई प्रोडक्ट एक यूनिट बनाने का कॉस्ट कितना आएगा, जेड प्रोडक्ट 1 यूनिट बनाने का कितना कॉस्ट आएगा ऑफ द इक्विपमेंट वाई एंड जेड। वाई एंड जेड को इक्विपमेंट बोला है, मतलब ये इक्विपमेंट ही प्रोड्यूस करते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट प्रोड्यूस करते हैं ये जो कंपनी है। इफ द बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अटेन्ड, बोल रहा है अगर बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम हम लोग पाना चाहते हैं, अटेन का मतलब क्या हो गया, ये देखो अगर हम लोग इतना इतना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा, अगर हम लोग इस बेसिस पे एब्जॉर्ब करवाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोला है, देखो यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आएगा तो करोगे कैसे। यहाँ पर फिर से बता देते हैं कि डायरेक्ट लेबर आवर को यूज करके ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाना है वाई और जेड इक्विपमेंट में, मतलब जो इनका फिनिश गुड्स जो है वो एक तरह का इक्विपमेंट है वाई और जेड। अब हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम जो है वो अगर हम लोग का बजटेड वॉल्यूम अटेन करेगा तो हमें कॉस्ट बता के देना है, ठीक है? हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम जो हमें दिया है उसके हिसाब से हमें जो है वाई और जेड का टोटल कॉस्ट बता के देना है, ठीक है? तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 3, ओवरहेड अप्लाइज, या फिर अप्लाइड लिख दो, अप्लाइड
ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर, यही हमें करने बोला है। अगर डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे ओवरहेड अप्लाई होगा तो कॉस्ट क्या आएगा दोनों प्रोडक्ट का। अच्छा, यहाँ पर कॉलम बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट का नाम है इक्विपमेंट वाई और जेड। इक्विपमेंट वाई, इक्विपमेंट जेड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या कॉस्ट लगेगा, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बोला है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होगा, लेकिन इनडायरेक्ट को कैसे एब्सॉर्ब करना है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे। तो देखते हैं, पहला खर्चा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 300 पर यूनिट, 450 पर यूनिट। तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ब्रैकेट में रुपीस दे दिया मैंने, 300 और 450, ये है रुपीस पर यूनिट, मतलब ये 1 यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। अब 1 यूनिट का देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 450 और 600। तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीस पर यूनिट में 450 और 600, यहां से जस्ट देख के ही लिखना है। तो ये सब ऐड करके आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। जब भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होता है तो उससे निकल के आता है प्राइम कॉस्ट। तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, देखो जैसे तुम लोग कभी ना कभी तो कॉस्ट शीट किए होगे ना, तो प्राइम कॉस्ट अभी देखो कॉस्ट शीट का आया नहीं है, जब तक मटेरियल लेबर ओवरहेड नहीं होता है तब तक हम लोग कॉस्ट शीट नहीं करते, मतलब नॉर्मली यही रूल्स होता है, क्योंकि कॉस्ट शीट में क्या होगा, ये सारी चीजों को प्रेजेंटेशन दिया जाता है। लेकिन प्राइम कॉस्ट बोल रहे हैं तो हम ये बता रहे, कभी कॉस्ट शीट की हो तो वहां प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड करते हैं, जितने भी ओवरहेड, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमें अलग अलग कुछ बोला नहीं है, सिर्फ ओवरहेड बोला है, तो हम लोग ओवरहेड लिखेंगे। तो ओवरहेड के खर्चे को हमें दे दिया है टोटल में कितना, ये देखो 12,45,000, 42,500, और लेबर बोल दिया है 20,000 आवर, और इस रेट पे हमें ओवरहेड को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं रेट, हम यहाँ पर ही निकाल के दिखा देते हैं। ये रहा 12,42,500 डिवाइडेड बाई 20,000 लेबर आवर इक्वल टू रेट निकल के आ जाएगा 62.125 रुपीज, 62.125 पर लेबर आवर, ठीक है, पर लेबर आवर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ओवरहेड को कैसे अप्लाई करेंगे, लेबर आवर बेसिस पे। तो लेबर आवर हमें चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये रहा 3 आवर्स लगता है 1 यूनिट वाई बनाने में, और जेड बनाने में लगता है 4 आवर्स। तो हम लोगों का ये पूरा का पूरा डेटा तो 1 यूनिट बेसिस पे है। तो अगर 1 यूनिट वाई बनाने में 3 लेबर आवर लगता है, ठीक है, ये तो लेबर आवर का था, तो फिर ओवरहेड का खर्चा कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, 3 इंटू 62.125 इतना हो जाएगा। क्यों इससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये लेबर आवर निकल के आया, हमें बोला है ओवरहेड को लेबर आवर बेसिस पे लगाओ, तो लेबर आवर ढूंढना पड़ेगा, 3 आवर्स फॉर 1 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर हो गया लेबर आवर फॉर 1 आवर 62.125, तो 1 आवर के लिए अगर इतना, तो 3 आवर के लिए कितना ओवरहेड आ जाएगा। और यही क्यों अप्लाई किया, क्योंकि ओवरहेड जो है यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है लेबर आवर बेसिस पे होगा, इसीलिए। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 3, 186.375। अच्छा, यहाँ पर कितने लेबर आवर्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर कितने लेबर आवर थे, 4 आवर्स, 4 इंटू 62.125, 248.5, ठीक है, 248.5 हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका टोटल, चेक करते हैं इसका टोटल कितना होगा। 750, ये वाला पहले कर लेते हैं, 1050, 1298.50,
750 प्लस 186.375 936.375 इतना आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाला पहला तो निकल के आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या करने बोला है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। देखो पहले क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कंप्यूट करने के लिए। अच्छा, अगर बजटेड वॉल्यूम को अटेंड करेंगे तो कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। ये तो 1 यूनिट के लिए हुआ है, तो कॉस्ट फॉर बजटेड वॉल्यूम यहाँ पर लिखते हैं। पहले लिखते हैं बजटेड वॉल्यूम, लिख लेते हैं। बजटेड वॉल्यूम है यहाँ पर, ये देखो 2500 3125 2500 3125 यूनिट। तो टोटल कॉस्ट फॉर बजटेड वॉल्यूम कैसे निकलेगा। ये तो 1 यूनिट का है और ये है 2500 टोटल बजटेड यूनिट, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 936.375 फॉर 1 यूनिट एंड फॉर 2500 यूनिट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2500। तो 23,40,937.5 आ रहा है। ठीक है, इतना आ जाएगा 23,40,937। अच्छा, अब ये वाला 3125 इंटू 1298.50 1298.5 इंटू 3125 40,57,812.5 812.5। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है इसके बाद। पहला वाला क्वेश्चन हो गया। फिर क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर हम लोग अभी हम लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं यूज किया, हम लोग कहाँ एक्टिविटी के हिसाब से कर रहे हैं। एक्टिविटी तो 3 अलग अलग बताया था और उसका टोटल हमें बताया था कि इतना है 12,42,500। अभी तो हम लोगों ने क्या किया, एक ही रेट सभी जगह पे कैलकुलेट किया, एक्टिविटी वाइज नहीं किया। अब बोल रहा है एज्यूमिंग यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट वाई एंड जेड। मतलब फिर से पर यूनिट का कॉस्ट कितना होगा अगर ओवरहेड को ऐसे एक रेट पे नहीं लगा के एक्टिविटी वाइज लगाते हैं। इफ द बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अचीव्ड, और अगर हम लोग इतने इतने वॉल्यूम को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करके देना है। तो सबसे पहले तो हमें एक्टिविटी वाइज सबका रेट निकालना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हम लोग ओवरहेड को जो है एक्टिविटी वाइज अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ निकालते हैं। यहाँ पर निकालेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो उसके लिए चाहिए होता है एक्टिविटी, मतलब नेम ऑफ द एक्टिविटी, उसका कॉस्ट और कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर यही कैलकुलेट करना होता है हम लोग को। एक्टिविटी का नाम क्वेश्चन ही हमें बताएगा, दे दिया है ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग और प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। ओवरहेड का खर्चा देखते हैं यहाँ पर। ओवरहेड का खर्चा ये रहा 2,10,000 8,75,000 2,10,000 8,75,000 1,57,500। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर इनका बता दिया है। ये देखो ऑर्डर प्रोसेस्ड बता देगा क्वेश्चन में, हमेशा बताएगा ऑर्डर प्रोसेस्ड
machine hours worked, machine hours, machine hours worked और inspection hour. अच्छा, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ना दे दिया है ऑर्डर प्रोसेस, ये देखो कितना है y के लिए 350 और यहाँ पर ये टोटल दे दिया है। देखो क्योंकि ये जो खर्चा है ये y और z दोनों का है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट टोटल, ठीक है, तभी तो ये पूरा इतना आ रहा है ना। तो y और z का टोटल ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, उससे हमें ये डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें y का कॉस्ट भी इनकर्ड है, z का भी इनकर्ड है, तो कॉस्ट ड्राइवर में भी हमें y प्लस z दोनों लेना पड़ेगा, यानी 600, 50,000 और 15,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 600, ये है 600 और मशीन आवर्स वर्कड हो जाएगा हम लोग का 50,000, ये हो गया 50,000 और ये इंस्पेक्शन आवर्स है हम लोग का 15,000। अब कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, तो निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर टोटल कॉस्ट 2,10,000 यहाँ पर। ठीक है, 2,10,000 डिवाइडेड बाई 600, ये रुपीज में है और ये नंबर में है, ठीक है। ऑर्डर, अच्छा कॉस्ट में एक चीज होता है हमेशा याद रखो, अभी जैसे देखो हम रुपीज वगैरह लिख रहे हैं, ये क्यों लिखना पड़ता है? अगर तुम लोग ये नहीं लिखते हो, सोचो अगर एग्जाम में तुम लोग सिर्फ 2,10/600 लिख दिए, ना तो रुपीज लिखा ना तो ऑर्डर लिखा, गलत, ठीक है। इसमें पूरा नंबर काट लेगा। कॉस्ट में यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। अकाउंट्स में कभी कभार कंसीडर कर दिया जाता है, लेकिन कॉस्ट में यूनिट नहीं लिखने से कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। यूनिट लिखना जरूरी है, इसीलिए मैंने बता दिया। तो हम कभी कभी जल्दी में नहीं लिखते क्योंकि इतना सारा अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो उतना तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये पूरा चीज लिखना जरूरी होता है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा, ये हम बता दे रहे हैं। और जो हम शॉर्टकट यूज करते हैं वो तुम लोग एक क्वेश्चन में मत करना, अभी कर सकते हो, जैसे कोई लिखने में शॉर्टकट, ठीक है, पूरा लिखना पड़ता है। अच्छा, फिर 8,75,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मशीन आवर। 8,75,000 डिवाइडेड बाय 50,000 17.5, तो ये रुपीज 17.5 पर आवर, क्योंकि कॉस्ट में ना यूनिट बार बार बदल जाता है, अकाउंट्स में क्या होता है नॉर्मली रुपीज ही होता है, इसीलिए वहां फिर भी कंसीडर कर देगा, लेकिन यहाँ देखो ये रुपीज पर ऑर्डर आ गया, ये रुपीज पर आवर आ गया, तो यूनिट लिखे बिना कॉस्ट का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे 1,57,500 डिवाइडेड बाई 15,000 आवर्स, रुपीज 10.5 पर आवर। अच्छा, पता चल गया हमें कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर रेट। अब हम लोग निकालेंगे सेम इसी तरीके से, बस ओवरहेड का रेट इसके जगह ये यूज होगा, ठीक है। ये चेंजेस है, बाकी सब एज इट इज होगा। पहले पर यूनिट निकालेंगे, फिर बजटेड वॉल्यूम के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स वाई जेड, डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट रुपीज पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रुपीज पर यूनिट। देखो जो था वही होगा ना, यहाँ पर ये तो डायरेक्ट है 300 450, यहाँ से देख के लिखो, क्वेश्चन से देख के लिखो, एक ही बात है। 300 450 और ये 450 और ये शायद 600 था, ये रहा 600, ठीक है। प्राइम कॉस्ट कभी चेंज नहीं होगा, ओवरहेड का अगर हम लोग प्रोसेस चेंज करते हैं तो जरूर चेंज होगा। प्राइम कॉस्ट कभी चेंज इसीलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग पर यूनिट बेसिस पे जो कॉस्ट होता है वो तो हमें पता ही होता है ना, और यहाँ हम लोग पर यूनिट बेसिस को कैलकुलेट करते हैं अलग अलग बेसिस पे, तभी अलग आता है, ठीक है। जो सूटेबल बेसिस होता है वही हमें फॉलो करना चाहिए। ये हो गया प्राइम कॉस्ट। अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड
कॉस्ट। अब ओवरहेड को कैसे डिवाइड किया गया है, अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से। एक्टिविटी क्या क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग। यहाँ पर ऑर्डर, ये मैंने .1 लिखा है, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग एट द रेट ऑफ कितना करके है देखते हैं, एट द रेट ऑफ 350 पर ऑर्डर, 350 पर ऑर्डर। अच्छा, अब देखते हैं कि वाई प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 350, तो यहाँ हो जाएगा 350 इंटू 350 जितना आंसर आएगा। और जेड प्रोडक्ट का 250, 250 इंटू 350 कैलकुलेट करके देखेंगे जितना आंसर आएगा। 35 इंटू 35 कितना आता है, 122500, मतलब 1,22,500। और 250 25 इंटू 35, तो ये हो गया 87500, 87,500, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद कौन सा है, मशीन प्रोसेसिंग। मशीन प्रोसेसिंग एट द रेट ऑफ 17.5 पर आवर, एट द रेट ऑफ 17.5 पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब देखते कितने आवर्स, 23,000, यहाँ पर लिखेंगे 23,000 इंटू 17.5 और 27,000 जेड प्रोडक्ट के लिए इंटू 17.50। अब चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है, तो चेक करते हैं। 23,000 इंटू 17.5 था, 17.5, तो पहला आंसर आ रहा है 4,02,500। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4,02,500, मतलब इसके नीचे लिखना है, मैंने अपने हिसाब से जगह बना के लिखा, ये वाई और जेड मान लेते हैं, ये वाई और यहाँ पर लिख दिया मैंने जेड। अच्छा, और ये वाला है 27,000 इंटू 17.5, तो 4,72,500, 4,72,500, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन आवर। इस पे कितना करके खर्चा है, इंस्पेक्शन आवर 10.5 पर आवर एट द रेट ऑफ 10.5 पर आवर। इंस्पेक्शन आवर 4,000 और 11,000, तो 4,000 इंटू 10.5 और 11,000 इंटू 10.5, तो चेक करते कितना होगा, 42,000 रुपीज। और 11,000 इंटू 10.5, 1,15,500, ठीक है। अब हम लोग इसका टोटल कर लेंगे बस, और तो कुछ है नहीं। ओवरहेड को देखो डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पर ओवरहेड को हम लोग एक ही रेट पे डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे कर रहे थे, यहाँ पर एक्टिविटी वाइज। अब वाई प्रोडक्ट को बनाने में तीनों एक्टिविटी हुआ था, तीनों एक्टिविटी के रेट के हिसाब से कैलकुलेट हुआ। अब ऐड करके देखते हैं कितना आता है, ठीक है। अच्छा, ऐड करने से हम लोग का आ जाएगा। अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पर, ये जो है ना, ये हम लोगों का टोटल आ गया है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कैसे हुआ, ये जो है ये हम लोगों का वाई और जेड का जो ऑर्डर प्रोसेस्ड है, ये 1 यूनिट के लिए नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये है टोटल इतने यूनिट के लिए, मतलब 2,500 और 3,125 के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है द एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस, ये हो गया। द डेटा रेलिवेंट टू दिस एक्टिविटीज इज एज फॉलोज। तो ये पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने में इतना ऑर्डर प्रोसेस होगा, ये नहीं बोला है कि हम लोग डायरेक्ट इस पे ऐड कर दे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट इस पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये टोटल यूनिट के लिए है। तो इसको हम क्लोज करते हैं एक बार, ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। देखो, हम फिर से समझाते हैं, ये वाला क्या है, ये पर यूनिट है, लेकिन ये पर यूनिट नहीं है, ये टोटल में निकला हुआ है। जैसे इसमें तो हम लोगों ने पर यूनिट ही निकाला
निकाला था ना 62.125, ये कैसे निकला था, ये निकला था, ये टोटल खर्चा था, ये लेबर आवर था 1 आवर के लिए, ठीक है। और वाई प्रोडक्ट बनाने में लेबर आवर लगता है 3 आवर, 3 आवर बेसिस पे ये 1 यूनिट का था, तो इसीलिए डायरेक्ट ऐड हो गया। और वैसे भी देखो ना, वैल्यूएशन में चेंज देखो, कहाँ 750, कहाँ ये, इससे ही तो हमें दिमाग में आना चाहिए ना कि ये 1 यूनिट का है और ये टोटल यूनिट का है, तो हम इसको यहां तक ही रखते हैं। ये ओवरहेड के खर्चे को हम अलग से ऐड कर लेते हैं, सारे खर्चे को, तो 1,22,500 प्लस 4,02,500 प्लस 42,000, तो ये हो गया 5,67,000, ठीक है। ये टोटल ओवरहेड आ रहा है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट, और यहां भी ऐड करेंगे 1,15,500 प्लस 4,72,500 प्लस 87,500, 6,75,500, 6,75,500, ये टोटल ओवरहेड कॉस्ट आया है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, 5,67,000 फॉर टोटल है, टोटल कितना यूनिट प्रोड्यूस होने का सोचा गया है, 2,500 और 3,125, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 2,500 से और यहाँ डिवाइड करेंगे 3,125 से, 6,75,500, ठीक है। तो पर यूनिट आ जाएगा, तो पर यूनिट कितना आएगा, ये पहले लिखा हुआ है तो इसको ही निकाल लेते हैं। ये हो गया हम लोग का ₹21 एक मिनट देखते हैं, 6,75,500 डिवाइडेड बाई 3,125, हाँ 216 आएगा, 216.16 पर यूनिट। और 5,67,000, 5,67,000 डिवाइडेड बाई 2,500, यानी ₹226.8 पर यूनिट, ये पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट आ गया। अब हमें कैलकुलेट करके देना है, ये देखो ये हो गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, यूनिट कॉस्ट भी देना है एज वेल एज टोटल कॉस्ट भी देना है। ये देखो यहाँ पर बोला है कि एज्यूमिंग यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट, कैसे निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट पर यूनिट प्लस ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, तो प्राइम कॉस्ट पर यूनिट कितना है 750 वाई प्रोडक्ट का, तो 750 प्लस 226.8 पर यूनिट, 976.8 पर यूनिट। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर 216.16 पर यूनिट, और ये वाला है 1050, 1266.16 पर यूनिट, ठीक है। तो ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया, और हम लोग को अगर टोटल निकालने के लिए बोला है, टोटल जो है यहाँ पर टोटल क्या निकालने के लिए बोला था, इफ द बजटेड यूनिट कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एज्यूमिंग यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट वाई एंड जेड इफ द बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अचीव्ड, यूनिट ही बोला था, यहाँ टोटल नहीं बोला था। जैसे देखो यहाँ पर बोला था यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पर, और उसके साथ साथ बोला था इफ द बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अटेन। अच्छा, यहाँ भी टोटल नहीं बोला था, मैंने निकाल दिया वो बात अलग है, यहाँ भी बोला नहीं था टोटल निकालने के लिए, मतलब ये वाला पॉइंट अगर नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, और इसमें अगर टोटल निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ये हम लोग का टोटल हो गया, अगर निकालना चाहो जैसे मैंने वहां दिखाया है, अगर तुम लोग यहाँ कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, टोटल
यहाँ पर लिखते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हो जाएगा 976.8 पर यूनिट इंटू जितने यूनिट का बजटेड यूनिट है। बजटेड यूनिट है हम लोग का 2500। तो टोटल कॉस्ट भी निकल जाएगा अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो। वैसे ये बोला नहीं था क्वेश्चन में। और 3125 इंटू 3125 39,56,750। 976.8 इंटू 2500 24,42,000। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। वैसे टोटल कॉस्ट दोनों केसेस में ही नहीं बोला था मैंने, निकाल लिया है। कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन में कभी बोलेगा तो निकाल सकते हो, नहीं बोलेगा तो सिर्फ हमें यूनिट कॉस्ट निकालना चाहिए था बजटेड वॉल्यूम के बेसिस पे। तो हम लोगों ने हर जगह पे बजटेड वॉल्यूम के बेसिस पे ही निकाल लिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का 3rd नंबर पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर बोला है एबीसी लिमिटेड सेलिंग प्राइस आर बेस्ड हेविली ऑन कॉस्ट। एबीसी लिमिटेड का सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट पे डिपेंड करता है। वो तो वैसे ही करता है, बोल रहा है हेविली ऑन कॉस्ट, मतलब मैक्सिमम कॉस्ट ही इस पे जो है इंपैक्ट डालता है। बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स एज एन एब्जॉर्प्शन बेस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट डिस्टॉर्शन अंडर कॉस्टेड और ओवर कॉस्टेड फॉर ईच इक्विपमेंट। बोल रहा है कि हम लोग जो अलग अलग दो मेथड फॉलो कर रहे हैं इससे हमारे कॉस्ट में अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है कि ओवर एब्जॉर्प्शन, वो बताओ। ठीक है, तो देखो जब हम लोगों ने 0.1 यानी कि डायरेक्ट लेबर आवर यूज किया तो हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट कितना आया, हम लोग पर यूनिट बेसिस पे बता सकते हैं इतना आया। ठीक है, और जब हम लोग इसी के जगह एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं तो हम लोगों का कॉस्ट पर यूनिट इतना इतना आया। तो हम लोग इससे डिफरेंस बता सकते हैं कि कौन से बेसिस पे हम लोगों का कितना कम या ज्यादा हम लोगों ने चार्ज किया। तो यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्ट है Y और Z। यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे लिखते हैं यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है डायरेक्ट लेबर आवर एज एन एप्लीकेशन। और एक बार हम लोगों ने क्या फॉलो किया, यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, तब कितना होगा। तो यहाँ पर देखो एबीसी जब यूज किया तब हुआ 976.8 और 1266.16। तो लिख लेते हैं 976.80 1266.16। और जब हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे किया तो आंसर कितना आया, जब हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे किया 226, सॉरी डायरेक्ट लेबर आवर कहाँ चला गया, ये इधर है, 936.375 और 1298.50। 1298.50 इधर वाला 1298.50 और ये था 936.375 था। देखो क्योंकि पॉइंट के बाद यूनिट हमारा रुपीज में है तो पॉइंट के बाद दो ही डेटा होना चाहिए। तो 0.375 को हम राउंड में 38 कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। ठीक है, वैसे भी ये तो जो है पैसे का है ना, पैसे की जगह पे दो ही डिजिट नॉर्मली होता है। ठीक है, ये कंपेयर करेंगे ना, इसी वजह से मैंने इसको राउंड में कर लिया। अच्छा, ये हम लोग का हो गया यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये कैसे है, रुपीस पर यूनिट बेसिस पे ये डेटा लिखा हुआ है। तो जब हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर मतलब ओवरहेड मेथड यूज कर रहे थे तो इतना किया, एबीसी में इतना किया और इसमें इतना, इसमें इतना हो रहा है। अब डिफरेंसेस देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट एब कॉस्ट, कॉस्ट बोला है, ये देखो इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट डिस्टोरेशन, मतलब अंडर कॉस्ट हो सकता है या ओवर कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट डिस्टोरेशन, डिस्टॉर्शन, सॉरी डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब देखते हैं कितना कितना बोल रहा है, माइनस करके देख लेते हैं। 936.38, ठीक है,
और 976.80 हम लोगों ने यहाँ पर 40.42 नेगेटिव में दिखाएंगे, ज्यादा किया है। ठीक है, हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे देखेंगे ना, क्योंकि हम लोग तो एबीसी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इसमें इसमें कम किया है, ये वाले मेथड से ज्यादा हुआ था। 1298.5 माइनस 1266.16 32.34। तो यहाँ पर कमेंट भी लिख देते हैं, लो वॉल्यूम प्रोडक्ट Y is अंडर कॉस्टेड। देखो हम समझाते हैं, लो वॉल्यूम क्यों, क्योंकि देखो Y का प्रोडक्शन था बजटेड 3100 2500 और Z का था 3125। ठीक है, तो Y जो है वो लो वॉल्यूम है, क्योंकि उसका वॉल्यूम मतलब क्या, क्वांटिटी। इसका प्रोडक्शन सिर्फ 2500 है, इसका 3125। तो जब हम लोग लो वॉल्यूम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लो वॉल्यूम प्रोडक्ट Y इज अंडर कॉस्टेड। देखो इसमें हम लोगों ने कॉस्टिंग कम कर दिया है। ठीक है, अंडर कॉस्टेड हुआ है इस मेथड से, अंडर कॉस्टेड बाई ₹40.42 एंड हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट Z ओवर कॉस्टेड, ये ओवर कॉस्टेड है बाई ₹32.34 यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आंसर कैसे लिखना पड़ा, क्वेश्चन में बोला था, देखो क्वेश्चन में बोला है कि एबीसी लिमिटेड सेलिंग प्राइस आर बेस्ड हेवीली ऑन कॉस्ट, ये कॉस्ट बेसिस पे ही होगा, बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स एज एन एब्जॉर्प्शन बेसिस। अगर हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर को एब्जॉर्प्शन बेसिस में यूज करते हैं तो कॉस्ट कितना कम या ज्यादा एब्जॉर्ब होगा वो बताओ। अच्छा, हमें बोला है कि अगर हम लोग ये मेथड यूज करते हैं तो कंपेयर टू एबीसी कॉस्टिंग हम लोग कितना अंडर कॉस्टेड या ओवर कॉस्टेड कर देंगे अपने प्रोडक्ट वाई और जेड को। तो देखो अगर हम लोग ये फॉलो करते हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको कम, इसमें कॉस्टिंग कम ऐड हो जाएगा, जबकि इसका कॉस्टिंग इतना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो अगर हम लोग ये मेथड फॉलो करेंगे तो कॉस्ट ये होगा, जबकि कॉस्ट इतना होना चाहिए। तो हम लोग इसे कर देंगे, इसमें कम कॉस्ट ऐड करेंगे इतने रुपीज से। वही लिखा है देखो, जो प्रोडक्ट वाई है, क्योंकि वो लो वॉल्यूम था तो मैंने लो वॉल्यूम लिखा। लो वॉल्यूम प्रोडक्ट वाई इज अंडर कॉस्टेड, अंडर कॉस्टेड हो जाएगा अगर ये मेथड फॉलो होता है, कितने से, बाई ₹40.42। और जो हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है उसमें अगर ये मेथड फॉलो करेंगे तो इतना ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा, ओवर कॉस्टेड हो जाएगा बाई 32.34 बाई यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस। ये देखो, बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे अगर हम लोग ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाएंगे तो ये चेंजेस देखने को मिलेगा। तो हम लोग का आंसर बोला था डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे अगर हम लोग करते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा वो बताने के लिए। और अगर बोलता है एबीसी बेसिस पे तो हम लोग इसका उल्टा आंसर देते कि अगर हम लोग एबीसी बेसिस पे करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एबीसी बेसिस पे करेंगे तो इसका कॉस्ट 40.42 ज्यादा दिखेगा, जैसे यहाँ पर इसके बेसिस पे बोल रहे हैं तो कम, अंडर कॉस्टेड हो रहा है। तो जैसा हमें क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम लोग ये बेसिस फॉलो करते हैं तो कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो एक्चुअली ये ज्यादा एक्यूरेट है, तो ये बेसिस पे करेंगे तो कॉस्ट हम लोग का इतने से कम होगा वाई प्रोडक्ट के लिए, और जो जेड प्रोडक्ट है उसमें कॉस्ट हम लोग का 32.34 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देख लो यहाँ तक, अगर तुम लोग को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। दो दो ही क्वेश्चन किया है मैंने, धीरे धीरे ही करवाया है। ठीक है, तो देखो अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन छोटा सा ही है, इतना सारा डेटा पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर भूल जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। कोई क्वेरीज है तो कर सकते हो। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। इलस्ट्रेशन 4 बोल रहे हैं, हमारा अपना बैंक
ठीक है, बैंक का नाम है हमारा अपना बैंक, ऑफर्स 3 प्रोडक्ट, डिपॉजिट, लोन एंड क्रेडिट कार्ड। तो बैंक में 3 तरीके का फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है। एक है कि डिपॉजिट कर सकते हैं अमाउंट, लोन ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी है। द बैंक हैज सिलेक्टेड 4 एक्टिविटीज, बैंक में 4 एक्टिविटीज होता है। फॉर डिटेल्ड बजटिंग एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, द बैंक हैज सिलेक्टेड 4 एक्टिविटीज, बैंक ने देखा कि उनका मेन 4 एक्टिविटीज है। फॉर ए डिटेल बजटिंग एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्टिविटीज बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। डिटेल में इन्होंने बजटेड वे में ये सारे डेटा निकाल रखे हैं सारे एक्टिविटीज का, ताकि वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड फॉलो कर पाए। द बैंक वांट्स टू नो द प्रोडक्ट वाइज टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर द सिलेक्टेड एक्टिविटीज। बैंक ये चाह रहा है कि हर एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि डिपॉजिट, ये डिपॉजिट करते हैं, और ये प्रोडक्ट भी यहाँ नीचे भी कुछ बता रखा है, ठीक है। ये डिपॉजिट करते हैं, लोन देते हैं और क्रेडिट कार्ड, यही इनका प्रोडक्ट है। सर्विस सेक्टर में प्रोडक्ट क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड होता है। तो बैंक वांट्स टू नो द प्रोडक्ट वाइज टोटल कॉस्ट पर यूनिट फॉर द सिलेक्टेड एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी इन्होंने सिलेक्ट कर रखा है, सो दैट प्राइजेस में बी फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। तो ये लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग करना चाहते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू फॉर्मुलेट द बजट, ठीक है। जो बजटेड कॉस्ट इन्होंने निकाला है ये एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए। तो पहला एक्टिविटीज है एटीएम सर्विस। अब देखो इसमें मशीन मेंटेनेंस, रेंट, करेंसी रिप्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि मशीन मेंटेनेंस का कॉस्ट होता है इतना, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। एस्टिमेटेड फॉर द बजटेड पीरियड, बोल रहा है कि एटीएम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो मशीन मेंटेनेंस का कॉस्ट इनकर्ड होता है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से चेंज नहीं होता है। जैसे रेंट, ठीक है, फैक्ट्री का रेंट, अब 10,000 यूनिट बनाओ कि 5,000 यूनिट बनाओ, उसका रेंट में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है या फिर जो मटेरियल यूज हो रहा है उसके कॉस्ट में जरूर चेंज होगा। अगर हम लोग 1,000 यूनिट बनाते हैं तो मटेरियल कॉस्ट एक जैसा अलग होगा, और अगर हम लोग 10,000 यूनिट बनाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट कुछ अलग होगा। रेंट ये भी फिक्स्ड है, कोई चेंजेस नहीं है। करेंसी का जो चेंजेस करवाया जाता है ना, बैंक में करेंसी चेंज करवा सकते हैं हम लोग, जैसे कि कोई बाहर से यहाँ आया, ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन रुपीस चलेगा, तो फिर वो अपने करेंसी को चेंज करवाता है। तो वो बोल रहा है करेंसी रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग बजटेड पीरियड, बजटेड पीरियड में डबल हो जाएगा, मतलब इसका डबल हो जाएगा। बस ये दोनों फिक्स्ड है, ये चेंज होगा, कैसे होगा बता दिया है। फिर यहाँ एक 7 लाख तीनों का टोटल, ठीक है। दिस एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, तो ये एक्टिविटी है, इसका कॉस्ट ड्राइवर बता दिया एटीएम ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन। नॉर्मल सा बात है, जितना एटीएम ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा ये सब खर्चा उतना बढ़ेगा, लेकिन ये फिक्स्ड रहेगा, सिर्फ ये खर्चा उतना बढ़ेगा या घटेगा। फिर बोल रहा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कॉस्ट है 5 लाख। अब इसका क्या चेंजेस बोला है, हाफ दिस अमाउंट मतलब 2,50,000 इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। एंड नो चेंजेस इज एक्सपेक्टेड, ये चेंज नहीं होगा खर्चा। द वेरिएबल पोर्शन, तो बाकी वेरिएबल होगा, इसका हाफ फिक्स्ड है तो बाकी हाफ कितना हो जाएगा 2,50,000। वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, ये इंक्रीज हो सकता है टू 3 टाइम्स, 3 गुना द करेंट लेवल, करेंट लेवल का 3 गुना बढ़ सकता है। ये चीज हमें बोला है, देखो अभी मैंने जो लिख के दिखाया ना यही चीज हमें बोला है। तो इसका मतलब कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कॉस्ट कितना हो सकता है, इसका 3 गुना मतलब 7.5 लाख होगा, 7.5 लाख, और ये 2.5 है, मतलब टोटल 10 लाख हो जाएगा कंप्यूटर प्रोसेसिंग का कॉस्ट। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। दिस एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय द नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, इसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। फिर बोल रहा है इशूइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट इशू होता है ना उसके लिए क्या क्या कितना खर्चा है, टोटल 18 लाख। प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड, इन द बजटेड पीरियड 5 लाख स्टेटमेंट आर एक्सपेक्टेड। बोल रहा है अभी तो 3 लाख जो है स्टेटमेंट बनता है, लेकिन बजटेड पीरियड जिसके लिए हम लोग ये बनाएंगे कॉस्ट, तब वो 5 लाख तक हो सकता है। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख रुपीज इज बजटेड इंक्रीज, बोल रहा है 18 लाख टोटल खर्चा। प्रेजेंटली 3 लाख जो है स्टेटमेंट बनता है, ठीक है, प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट बनता है, और जिसके लिए
कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है 18 लाख, ये क्वेश्चन में दे रखा है। बोल रहा है कि बजटेड पीरियड में 5 लाख स्टेटमेंट बन सकता है और ये खर्चा फिर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? फॉर इंक्रीज 1 लाख स्टेटमेंट, अगर 1 लाख स्टेटमेंट भी बढ़ता है तो खर्चा 1 लाख बढ़ जाता है। 1 लाख रुपीज इज बजटेड इंक्रीज। तो अगर 5 लाख तक जाएगा तो कितना बढ़ेगा? और 1 लाख। समझो, बात को समझो, क्या बोल रहा है। तो अभी 3 लाख स्टेटमेंट बनता है, अभी 3 लाख स्टेटमेंट रेडी होता है जिसके लिए एक्सपेंसेस होता है 18 लाख। फर्दर बोल रहा है फ्यूचर में बजटेड पीरियड में टोटल 5 लाख तक स्टेटमेंट बन सकता है, मतलब एक्स्ट्रा 2 लाख बन सकता है। ठीक है। और इंक्रीमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो बताया है कि फॉर इंक्रीज 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख रुपीज बजट इंक्रीज। तो 1 लाख स्टेटमेंट के लिए 1 लाख, अगेन 1 लाख के लिए 1 लाख, क्योंकि टोटल ये 5 लाख हो जाएगा। देन एक्सपेंसेस जो है वो हो जाएगा 20 लाख। ठीक है। ये बोल रहा है दिस एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय, मतलब इसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है नंबर ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है। आसान है, बस हमें पढ़ के समझना पड़ेगा। लैंग्वेज भी आसान से ही दे रखा है। फिर बोल रहा है कंप्यूटर इंक्रीजिंग इंक्वायरीज, इसके लिए 2 लाख रुपीज का कॉस्ट लगता है। एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80%, ये खर्चा 80% बढ़ जाएगा बजटेड पीरियड में। 80% मतलब 2 लाख का 80% हो जाता है, आई थिंक 1 लाख 60 होता है, ऐड करने से पता चलेगा। 3 लाख 60 हो जाएगा टोटल, 80% बढ़ेगा तो। अब क्या बोला है, द एक्टिविटी ड्राइवर्स एंड देयर बजटेड क्वांटिफाइज आर गिवन बिलो। एक्टिविटी ड्राइवर्स है नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, बता भी दिया था यहाँ ब्रैकेट में। नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, ये देखो नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ये देखो नंबर ऑफ स्टेटमेंट, और ये रहा टेलीफोन मिनट्स। ठीक है, ये बता दिया। और ये दो नाम आगे के पेज में था। अब देखो ये क्या है, ये 3 प्रोडक्ट है इनका। डिपॉजिट, ये एक बैंक है ना, बैंक में 3 सर्विस मिलता है, यानी इनके 3 प्रोडक्ट, डिपॉजिट, लोन, क्रेडिट कार्ड। अब डिपॉजिट के केस में एटीएम ट्रांजैक्शन इतना, लोन में कुछ नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड के केस में इतना। अच्छा, नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग बता दिया है, इतना इतना इतना। डिपॉजिट में इतना, लोन में इतना, क्रेडिट कार्ड में इतना। नंबर ऑफ स्टेटमेंट टू बी इशूड होता है डिपॉजिट करने पे इतना, लोन पे इतना, क्रेडिट कार्ड पे इतना। टेलीफोन मिनट्स का ये डिटेल्स बताए, ये डिटेल्स बताए। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। द बैंक The bank budgets a volume of 58,600 deposit account and 13,000 loan account and 14,000 credit card account. बैंक का जो प्रोडक्ट का डिटेल्स है वो बोल रहा है बैंक के पास ऐसे 58,600 अकाउंट्स है जिन्होंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है। लोन लिया है ऐसे 13,000 अकाउंट है, मतलब कस्टमर। ठीक है। जब कस्टमर बैंक में लोन लेने जाता है तो उसका लोन अकाउंट खुलता है। ठीक है। तो फिर उसको बोलते हैं लोन अकाउंट कितने सारे। तो बैंक उसे कैसे ट्रीट करता है, काउंट करके ट्रीट करेगा कि मेरे कितने सारे कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया है, कितने सारे कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने डिपॉजिट किया है, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है। ये टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हो गया, मतलब प्रोडक्ट जितना सेल हुआ है। कैलकुलेट द बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है कि बजटेड रेट निकालो हर एक एक्टिविटी के लिए। फिर बोल रहा है प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज, कंप्यूट द बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट पर ईच प्रोडक्ट यूजिंग 1 एंड 2। तो पहले 1 तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद 2 और 3 करेंगे। तो पहले देखो 1 नंबर में हमें क्या बोला है, बजटेड रेट निकालना है फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है। तो ये तो आसान बोला है, बजटेड रेट निकालना है ईच एक्टिविटी। तो एक्टिविटी तो हमें पता है, एटीएम सर्विस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, सेकंड एक्टिविटी, थर्ड है इशूइंग स्टेटमेंट, कंप्यूटर इंक्वायरीज। ठीक है। अब हम लोगों को इसके कॉस्ट ड्राइवर भी पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 4th नंबर में करना क्या है। इलास्ट्रेशन 4, स्टेटमेंट showing budgeted cost per unit of the प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, यहाँ होगा नहीं, यहाँ पर करेंगे। एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, फिर एक्टिविटी का कॉस्ट भी लिखेंगे, मतलब जो एक्टिविटी पुल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी पुल या एक्टिविटी कॉस्ट, ये रुपीज में आएगा, यहाँ नाम लिख देंगे। फिर लिखेंगे कॉस्ट ड्राइवर, ये जो एक्टिविटी है इस पे जो कॉस्ट इनकर्ड होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करेगा, उसका कॉस्ट ड्राइवर लिखेंगे।
तो पहले एक्टिविटी का नाम लिख लेते हैं, एटीएम सर्विस, एटीएम सर्विस, ठीक है। इसका एक्टिविटी कॉस्ट कितना है? इसका एक्टिविटी कॉस्ट है, टोटल कर लेते हैं, 7 लाख है। लेकिन ये एक्टिविटी जो है यहाँ पर चेंजेस होगा, डबल ड्यूरिंग बजटेड पीरियड, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है? बजटेड कॉस्ट निकालने के लिए बोला। एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर बोला है कैलकुलेट द बजटेड रेट, मतलब बजटेड रेट अगर होगा तो बजटेड कॉस्ट लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है बजटेड पीरियड में ये डबल हो जाएगा, मतलब वैसे तो ये 7 लाख है लेकिन बजटेड पीरियड में चेंज होगा और हम लोग को बजटेड कॉस्ट निकालने के लिए बोला है। मतलब पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि एटीएम सर्विस का कॉस्ट बजटेड पीरियड में कितना हो जाएगा, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो हम लगभग इतना जगह रख देते हैं, देखो काफी सारे आइटम लिखने पड़ेंगे। उसके बाद ये पूरा पेज ही लग जाएगा, मुझे जितना लग रहा है, हाँ ये पूरा पेज ही लग जाएगा। हम नेक्स्ट पेज में वर्किंग नोट बनाएंगे। एटीएम सर्विस, एटीएम सर्विस के अंदर क्या क्या कॉस्ट आएगा ये देखो। मशीन मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट है 4 लाख, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ऑल फिक्स्ड। फिर मशीन मेंटेनेंस के बाद रेंट 2 लाख फुल्ली फिक्स्ड, रेंट 2 लाख फुल्ली फिक्स्ड। करेंसी, करेंसी का जो बोला है 1 लाख है लेकिन एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, तो ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 2, ये मैंने एल लाख के लिए डिनोट किया है, 2 लाख। एज क्यों किया है? एज डबल बोला है क्वेश्चन में, एज डबल इन बजटेड पीरियड, एज डबल इन बजटेड पीरियड, और हम लोग बजटेड पीरियड के बेसिस पे निकालेंगे, क्वेश्चन में बोला है इसीलिए। 4 5 6 7 8, 8 लाख, ठीक है। वर्किंग नोट 1 के हिसाब से ये आंसर हम लोग का आ जाएगा 8 लाख, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 लाख। यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट 1, ठीक है। और इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है बता दिया है, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ एटीएम नीचे लिखते हैं ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब इसके बाद लिखना पड़ेगा कि एटीएम ट्रांजैक्शन फिर कितने सारे हैं, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन कितने सारे हैं, ये देखो यहाँ पर दिया है। नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन है, डिपॉजिट में 1,50,000 और क्रेडिट कार्ड में 50, यानी टोटल 2 लाख, ठीक है। तो ये खर्चा टोटल 2 लाख के लिए है, तो इसका भी एक हेडिंग कर लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी ड्राइवर, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर जो है उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सारे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000 प्लस 50 यानी कि 2 लाख ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये पूरा खर्चा 2 लाख ट्रांजैक्शन के लिए है। तो एक्टिविटी रेट निकालेंगे, मतलब कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कैसे कैलकुलेट होगा? 8 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो ₹4 पर ट्रांजैक्शन, TRANS मैंने ऐसे लिखा है, ₹4 पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। यहाँ पर ना मेरा ज्यादा जगह नहीं होगा इसी वजह से। अच्छा, और यहाँ पर अब हर एक काउंटर के हिसाब से निकालेंगे, डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पर लिखते हैं डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट कार्ड। अब इंडिविजुअली भी कॉस्ट निकालेंगे, देखो
एक ही साथ कर ले रहे हैं। देखो मैंने क्या क्या लिखा, हम लोग को पहले क्या निकालना है, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो उसके लिए एक्टिविटी लिखा, देखो कैसे किया, उस सबसे पहले एक्टिविटी फाइंड आउट करो, कॉस्ट ड्राइवर फाइंड आउट करो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, ये है ना। ये तो मैंने अलग कॉलम करके लिखा है। कॉस्ट ड्राइवर जो है उसका यूनिट जो है नंबर ऑफ यूनिट्स में आ रहा है, यूनिट है नंबर, दैट इज 2 लाख, 2 लाख से डिवाइड करके 4 पर टाइम, अब 4 पर ट्रांजैक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली जो प्रोडक्ट है यानी कि लोन और डिपॉजिट और क्रेडिट कार्ड, उस पे ये कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कितना कितना हुआ है, ये रहा। कहाँ चला गया वैल्यूज, एक सेकेंड, ये रहा, हाँ ये रहा। ये देखो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन डिपॉजिट में कितने होते हैं, 1,50,000 होता है, तो 1,50,000 इंटू 4, ठीक है। यहाँ जगह नहीं होगा लिखने का, ये देखो तुम लोग ऐसे करके लिखो 1,50,000, 1,50,000, ये हो रहा है पर प्रोडक्ट पे, ठीक है, एक एक प्रोडक्ट पे निकाल रहे हैं। 1,50,000 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 लाख, ठीक है। और लोन का है नहीं, क्रेडिट कार्ड का निकाल लेते, 50,000 नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है इंटू 4, यानी कि 2 लाख। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, कॉस्ट ड्राइवर का पर यूनिट भी निकाल लिया, उसके बाद पर प्रोडक्ट बेसिस पे भी उसे अप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का एक्टिविटी क्या है देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एक्टिविटी है एटीएम सर्विस के बाद कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर लिखते हैं नाम, कंप्यूटर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का एक्टिविटी है, कॉस्ट है 5 लाख, लेकिन इसमें कोई चेंजेस है, बोला है हाफ फिक्स्ड रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल पोर्शन जो है वो 3 टाइम्स जो है चेंज हो जाएगा करंट लेवल से बजटेड पीरियड में, ठीक है। तो इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट 2 करके, वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो यहाँ लिख दिया मैंने 5 लाख, ये टोटल कॉस्ट बताया था 5 लाख, ठीक है। हाफ फिक्स्ड, इसका हाफ, तो इसका हाफ हम कर लेते हैं ऐसे करके, हम ऐसे करके कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। हाफ यानी 50%, या हाफ लिख सकते हो, 50% फिक्स्ड और 50% वेरिएबल। तो 50% यानी 2,50,000 और वेरिएबल 2,50,000। वेरिएबल पोर्शन जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 3 टाइम्स द करेंट लेवल, करेंट लेवल का 3 टाइम्स हो जाएगा वेरिएबल। अच्छा तो ये 2,50,000 प्लस 7,50,000, यानी टोटल में हो जाएगा 10 लाख। ये वर्किंग नोट 2 से आ जाएगा। 10 लाख कंप्यूटर प्रोसेसिंग का बजटेड पीरियड में कॉस्ट बन जाएगा 10 लाख। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 10 लाख। वर्किंग नोट नंबर 2 से अब इसका कॉस्ट ड्राइवर ढूंढेंगे, लिखा हुआ है देखो, हर एक का कॉस्ट ड्राइवर हमें नीचे नीचे दे भी दिया है और नीचे कॉलम में भी दे रखा है। नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर। मेरा ना जगह कम है इसलिए हम बहुत ही छोटा छोटा लिख रहे हैं, लेकिन हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, तुम लोग अपने हिसाब से लिखो, ठीक है। मेरा लिखा है शायद इतने अच्छे से समझ में नहीं आया क्योंकि इतना सारा पॉइंट यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, अब देखते हैं कितने सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। टोटल देखो कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, टोटल, ठीक है। इंडिविजुअली इतना, तो 3 + 2 5 और 15 यानी 20 लाख, ठीक है। 20 लाख ट्रांजैक्शंस होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 20 लाख। अच्छा अब कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट दैट इज ₹10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड करने से आ जाएगा 50 पैसा आना चाहिए। देखो ये ऊपर ज्यादा है ना, 1/2 यानी 50 पैसा, ₹50 पर ट्रांजैक्शंस।
ठीक है। अब इंडिविजुअली भी निकालेंगे, इंडिविजुअली निकालो। 15 लाख है डिपॉजिट में, 15 लाख पे 50 पैसा, मतलब 15 लाख का आधा, यहाँ पर ये रहा 15 लाख, ठीक है, इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 15 लाख का आधा कितना होता है, 7,50,000। अच्छा, अभी लोन वाले में है 2 लाख, 2 लाख का आधा यानी 1 लाख, तो 2 लाख इंटू 0.50, तो ये हो जाएगा 1 लाख। और यहाँ पर ये लास्ट वाला है 3 लाख, 3 लाख का हाफ यानी 1,50,000 हो गया। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर इशुइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट वाला है इशुइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर लिख दिया मैंने इशुइंग स्टेटमेंट। अब इसमें कोई चेंजेस है कि नहीं देखते हैं। प्रेजेंटली 3 लाख, हाँ इसमें तो था, हम लोगों ने चेक किया ना, इसमें था, तो इसका भी कैलकुलेट कर लेते, वर्किंग नोट 3 बना के यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3 इशुइंग स्टेटमेंट। इसका खर्चा कैसे है, फॉर 3 लाख स्टेटमेंट एक्सपेंसेस है 18 लाख। ये क्वेश्चन में हमें बता रखा है, ये देखो प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट, ये मैंने इसके पहले भी एक बार पढ़ के बताया। 18 लाख बजटेड पीरियड में 5 लाख स्टेटमेंट बन सकता है, टोटल 5 लाख बनेगा, ठीक है। तो फॉर 5 लाख स्टेटमेंट कितना खर्चा होगा ये हमें निकालना है। फॉर 5 लाख स्टेटमेंट ऐसे लिखते हैं, देयर इज इंक्रीज टू लाख स्टेटमेंट, ठीक है। देयर इज इंक्रीमेंट लिख देते हैं, देयर इज इंक्रीमेंट इन इंक्रीमेंट ऑफ 2 लाख स्टेटमेंट, तो कॉस्ट इंक्रीज 2 लाख रुपीज, 2 लाख एज फॉर, क्वेश्चन में बोला है एज फॉर एडिशनल 1 लाख स्टेटमेंट इंक्रीज कॉस्ट 1 लाख, इंक्रीज कॉस्ट 1 लाख। देखो ये चीज मैंने तुम लोग को तब पढ़ के भी बताया था ना, वहां लिखा हुआ था, देखो वही चीज मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। ये देखो यहाँ पर जो बोला है, फॉर एवरी इंक्रीज, अब इतना नहीं लिख के कि हर 1 लाख स्टेटमेंट इंक्रीज में 1 लाख रुपीज बजटेड कॉस्ट इंक्रीज होगा, इतना लिखने की जगह मैंने अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखा है, तुम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। मैंने क्या लिखा है कि 3 लाख स्टेटमेंट था और 5 लाख जो है फॉर बजटेड पीरियड, ये है फॉर बजटेड पीरियड, फॉर बजटेड टोटल 5 लाख स्टेटमेंट, देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ 2 लाख स्टेटमेंट, ठीक है। 2 लाख स्टेटमेंट इंक्रीज हो रहा है कैसे, ये देखो 5 लाख माइनस 3 लाख, तो देयर इज एंड देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ 2 लाख स्टेटमेंट, फिर कॉस्ट इंक्रीज 2 लाख रुपीज, 2 लाख एज फॉर एडिशनल 1 लाख स्टेटमेंट इंक्रीज कॉस्ट 1 लाख, कॉस्ट इंक्रीज 1 लाख, ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज 1 लाख। मैंने अपने हिसाब से लैंग्वेज लिखा है, तुम लोग अगर मेरा ये वाला लैंग्वेज उतना ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हम मेरा उतना लैंग्वेज ठीक नहीं होता है, तो तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। कंसेप्ट ये है कि बजटेड पीरियड में 3 लाख से 5 लाख बन जाएगा, 2 लाख इंक्रीज हो रहा है और हर 1 लाख इंक्रीमेंट पे कॉस्ट भी 1 लाख करके इंक्रीज होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तुम लोग चाहो तो क्वेश्चन वाला लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। तो कॉस्ट बन जाएगा 2 लाख इंक्रीज होके, तो 18 लाख पहले से 3 लाख के लिए और एक एक्स्ट्रा 2 लाख के लिए 2 लाख यानी 20 लाख हो गया। ये बन गया हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 20 लाख, वर्किंग नोट नंबर 3। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, इसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ स्टेटमेंट, यहां पर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉस्ट ड्राइवर कितना सारा होगा ये देखना पड़ेगा।
टोटल लिखना पड़ेगा। टोटल है नंबर ऑफ स्टेटमेंट, टोटल करते 3,50,000 और 50, 4 लाख और 1 लाख, 5 लाख हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख। अच्छा, अब डिवाइड करना पड़ेगा। ₹20 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, ₹4 पर स्टेटमेंट। जैसे ये हो रहे थे ट्रांजैक्शन, ये स्टेटमेंट हो गया। अब इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। 3,50,000, 50 और 1 लाख, तो 3,50,000 इंटू 4, 3,50,000 इंटू 4 14 लाख हो जाता है, चेक करके देख सकते हो। और लोन वाला है 50,000 इंटू 4, 2 लाख, और 1 लाख इंटू 4, 4 लाख। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन में करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो बाकी कुछ नहीं है। बाकी थोड़ा मोनोटोनस है कि एक एक चीज ढूंढो लिखो। देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट जो है वो हम लोग का हो जाएगा कंप्यूटर इंक्वायरीज एक्टिविटी, कंप्यूटर इंक्वायरीज। अच्छा, इसमें कॉस्ट एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80% ड्यूरिंग बजटेड पीरियड, 80% इंक्रीज हो जाएगा। इसका भी वर्किंग नोट बना लेते हैं, सभी का बनाए तो इसका भी बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, यहाँ पर कंप्यूटर इंक्वायरीज, कॉस्ट है 2 लाख प्लस 80% इंक्रीज इन बजटेड पीरियड। ये सब बजटेड पीरियड का ही वैसे निकाल रहे हैं हम लोग। बोला है क्वेश्चन में 1,60,000, मतलब 3,60,000। चला गया, ये रहा 3,60,000। वर्किंग नोट नंबर 4, इसका कॉस्ट ड्राइवर यहाँ लिखा हुआ है, टेलीफोन मिनट्स। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कितना कितना बोला है। टेलीफोन मिनट्स 1,80,000, 1,80,000, 3,60,000, 3,60,000 का डबल 7,20,000, ये सब ऐड करने से 7,20,000 आ जाएगा। 7,20,000 मिनट्स। अब डिवाइड करेंगे, 3,60,000 रुपीज, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000 मिनट्स। तो आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा, नीचे ज्यादा है। ये 3,60,000 है, ये 72, आधा है, मतलब पॉइंट आएगा, 0.05 आएगा, 0.50 पर मिनट्स। पर मिनट्स में इतना कॉस्ट आता है। अब इंडिविजुअली निकालेंगे, 3,60,000 इंटू 0.5, मतलब 1,80,000। अच्छा, इसके बाद 1,80,000 और 1,80,000, 1,80,000 इंटू 0.5, 1,80,000 इंटू 0.5, तो 1,80,000 का हाफ यानी 90,000, और 90,000 0.5 मतलब हाफ होगा। तुम लोग मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग को जो कैलकुलेट करने बोला था, बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी, ये तो हम लोगों ने निकाल ही लिया। अच्छा, ये देखो बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटी ये है 4, 0.5, 4 और 0.5। उसके बाद बोला था प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज, तो ये देखो कॉस्ट स्टेटमेंट भी बन गया एक्टिविटी वाइज। तो एक्टिविटी वाइज ही हम लोगों ने कॉस्ट, मतलब डिपॉजिट जो प्रोडक्ट है इनका, यानी सर्विस सेक्टर का प्रोडक्ट है डिपॉजिट, इस पे क्या कॉस्ट लगेगा इसका टोटल कर लेते हैं। साथ साथ ये भी बन गया। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं।
तो हम लोग को सेकंड वाला आंसर मिल जाएगा। अच्छा, पहले टोटल कर लेते उसके बाद। 6 लाख और 7 लाख 50, मतलब 13 लाख 50, 13 लाख 50 और 14 लाख, मतलब 14 प्लस 13.5 प्लस 1.8, तो ये हो जाएगा 29.3, मतलब 29,30,000। तुम लोग पूरा कैलकुलेट कर सकते हो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो। ये हो गया 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख, 3,90,000। अच्छा, यहाँ पर 2 लाख और 1,50,000, 3,50,000 प्लस 4 लाख, 7,50,000, 7,50,000 प्लस 90,000, तो 8,40,000, 8,40,000। ये हम लोग का आ गया टोटल बजटेड, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल बजटेड कॉस्ट अगर निकालेंगे तो ये सब टोटल करने से आ जाएगा। और अगर हम लोग एक्टिविटी वाइज निकालते हैं, मतलब ये वाला जो है मतलब प्रोडक्ट वाइज, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं 10 प्लस 20, 30, 38, 38 और 3, 38 प्लस 3.6, तो ये हो गया 41,60,000। ये हो गया टोटल बजटेड कॉस्ट। इसमें चाहो तो लिख सकते हो टोटल बजटेड कॉस्ट। और ये क्या निकला, क्या ये बजटेड नहीं है? ये भी बजटेड ही है, इसी बेसिस पे तो निकला है। ये टोटल है, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज। तो बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज तुम लोग चाहो तो इसको यहाँ भी कर सकते हो। थर्ड वाला है कंप्यूट द बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग 1 and 2 above। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बोला है कंप्यूट करने के लिए बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट। ठीक है, मतलब जो बजटेड प्रोडक्ट कॉस्ट आया, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है हम लोग का डिपॉजिट, लोन और कॉस्ट, क्या है ये? क्रेडिट कार्ड। ये तीन जो प्रोडक्ट है, इसका पर अकाउंट के कितने कॉस्ट आए वो निकालना है। तो पर अकाउंट मतलब टोटल इतना अकाउंट है। ठीक है, मतलब बैंक में डिपॉजिट अकाउंट इतने सारे हैं और डिपॉजिट प्रोडक्ट को चलाने का कॉस्ट इतना है, तो हमें पर अकाउंट बेसिस पे कॉस्ट निकालने के लिए बोला है। बस एक लाइन में हो जाएगा ये आंसर, डिवाइड करने से ही पता चलेगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं यूनिट प्रोडक्ट एज एस्टिमेटेड इन द बजटेड पीरियड। 58,600, 13,000, ये है 58,600, ये है 13,000 और ये वाला है 14,000। नेक्स्ट लिखेंगे बजटेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है दैट इज डिपॉजिट, लोन और क्रेडिट कार्ड, ये प्रोडक्ट का बजटेड कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? तो 29,30,000 का कॉस्ट इनकर्ड होता है। और कितने अकाउंट के अगेंस्ट में? 58,600 अकाउंट के अगेंस्ट में। तो रुपीज कितना आ जाएगा? 29,30,000 डिवाइडेड बाई 58,600, तो ₹50 करके आएगा। ₹50 पर अकाउंट, मतलब पर डिपॉजिट। यहाँ पर ये क्या अकाउंट है? डिपॉजिट अकाउंट है। तो ₹50 पर डिपॉजिट का कॉस्ट आता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझो। ये क्या निकल के आया, एक डिपॉजिट अकाउंट जब ओपन किया जाता है तो उसपे बैंक का कॉस्ट लग जाता है इतना। मतलब हम लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे तो बैंक का क्या कोई खर्चा नहीं है? बैंक है इतना बड़ा, उसको चलाने का तो एक खर्चा है। बोल रहे हैं एक डिपॉजिट अकाउंट को चलाने का इतना खर्चा आ जाता है बैंक का, ₹50 कॉस्ट। ठीक है, एक्सपेंस नहीं, कॉस्ट इतना लगेगा। और ये एक्सपेंस है, मतलब कॉस्ट इज ऑल्सो एक्सपेंस, लेकिन कॉस्ट इनकट नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? जैसे अगर कुछ प्रोडक्ट बेचना है, मान लो एक बुक शॉप ही खोलना है, तो बुक तो पहले खरीदना पड़ेगा, वही होता है कॉस्ट। ठीक है, तो अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए कुछ तो कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 3,90,000 लोन डिपार्टमेंट में इतना कॉस्ट इनकर्ड होता है। अगर 13,000 लोन अकाउंट ओपन होता है, यानी ₹30 हो जाएगा। ये देखो 13 3 जा 39। ठीक है, तो ₹30 पर लोन अकाउंट, और ये वाला हो जाएगा 8,40,000 डिवाइडेड बाई 14,000।
60 होगा आई थिंक, 60 चेक कर ले। 14 6 84, हाँ ये क्या आ गया, 84 डिवाइडेड बाई 14, हाँ 6 आएगा, 60 हो जाएगा। ये 0 एक आएगा, ₹60 पर क्या है इसका नाम, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो ये हो गया। ये हम लोग का वन का आंसर कौन सा है, वन का आंसर है ये वाला, ठीक है, वन का आंसर है यहाँ ये वाला, ठीक है। मतलब ये जितने भी मैंने येलो वाले इंक से लिखा है ये पूरा हमारा क्वेश्चन वन का आंसर है। क्वेश्चन टू का आंसर है ये वाला, ठीक है, मैंने कंबाइनली ही कर दिया है। प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटी वाइज बजटेड कॉस्ट बना दिया है, ठीक है, कि ये और ये तीनों प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आता है एक्टिविटी वाइज, ये सेकंड नंबर का आंसर हो गया, वो यहां तक है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड आंसर जो है हमें पूछा था, थर्ड सेकंड में ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, अब थर्ड वाला क्वेश्चन में हमें पूछा था कि पर यूनिट कॉस्ट बता दो, तो ये यहां से लेके यहां तक ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब इतना सारा अलग अलग लिखेंगे बेटर है, मैंने इसी के साइड में लिख दिया, नहीं तो फिर यहाँ से देख देख के लिखना पड़ेगा। तुम लोग इसका प्रेजेंटेशन अलग अलग कर सकते हो, पहले ये वन कर लिया, फिर ये पोर्शन नीचे टू, और उसके बाद थ्री कर सकते हो। प्रेजेंटेशन थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बाकी हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाकी है, बाकी सब हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब एक कंसेप्ट हम लोग का हो गया, 3 इलास्ट्रेशन से कितने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है देख लेते हैं एक मिनट। आई थिंक 5 है, 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही करते हैं। किसी को किसी